देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई और बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला यूपी चुनाव 2027 जिला दर जिला जनता की बात। इस सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रतापगढ़ से, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज होती है और जब जनता बोलती है तो पूरा प्रदेश सुनता है। प्रतापगढ़ सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि परंपरा, संघर्ष, उम्मीद और बदलाव का संगम है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के गांव, यहाँ के बाजार और सबसे बढ़कर यहाँ के लोग यूपी की राजनीति का पूरा तापमान बदलने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए प्रतापगढ़ की नब्ज टटोलते हैं, यहाँ की समस्याएं समझते हैं, यहाँ की उम्मीदों को सुनते हैं और जानते हैं कि यूपी 2027 से लोग वास्तव में क्या चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। नारे बहुत आए और बहुत गए। किसी ने कहा काम बोलेगा और किसी ने कहा बुलडोजर चलेगा, पर आज न काम बोलेगा न नारा, आज बोलेंगे नेता। किसका शासन बेहतर था, अखिलेश यादव का या योगी आदित्यनाथ का? किसने यूपी को बदला और किसने बस सपने दिखाए? सवाल सीधे होंगे और जवाब सच्चे होने चाहिए। स्वागत है आपका उस मंच पर जहां राजनीति नहीं सच्चाई की बात होगी। आज हमारे साथ ऐसी आवाजें हैं जो यूपी की राजनीति को सिर्फ समझती नहीं बल्कि जीती हैं। स्वागत है आशीष श्रीवास्तव जी का, जिला अध्यक्ष बीजेपी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। श्री विजय यादव जी, जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। श्री अविनाश जी, राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार मुंबई महाराष्ट्र से। जी, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा सत्ता पार्टी से। क्या बुलडोजर की राजनीति से यूपी की छवि मजबूत हुई है या फिर आपने डर का माहौल बना दिया? आशीष जी। देखिए, जब कभी जरूरत पड़े तो सरकार को सख्त भी होना पड़ता है। अगर आप केवल एक वर्ग विशेष और एक उसकी बात करेंगे, शक्ति नहीं दिखाएंगे, तो आप कभी भी शासन अच्छे से नहीं चला पाएंगे। आपको जब जरूरत पड़े तो विकास का काम भी करना होगा और जब आवश्यकता पड़े तो बुलडोजर भी चलाना पड़ेगा। लेकिन जब जरूरत हो तभी उसका हमको उपयोग करना चाहिए। ओके, तो अगला सवाल मेरा रहेगा नीरज त्रिपाठी जी से। क्या यूपी का बुलडोजर मॉडल सामाजिक न्याय को मजबूत कर रहा है या फिर आपको लगता है कि कमजोर? क्या कहते हैं त्रिपाठी जी? त्रिपाठी जी का म्यूट हो चुका है लगता है। त्रिपाठी जी, माइक कृपया खोलें आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 कमजोर हुआ है और मुझे लगता है कि पहले भी सरकारें आई हैं और पहले भी सरकारें सख्त हुई हैं, अपराधी जेल गए हैं, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन आप बताइए कि कोई किसी भी तरीके का व्यक्ति है और उसके माँ बाप और उसके दादा परदादा मकान बनवाए हैं, प्रॉपर्टी बनाए हैं, और आप एक तरफ से उसको पूरी तरह से बुलडोजर चलाकर धराशाही कर दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा हो, उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, उसके खिलाफ उसको सजा हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप एकाएक बुलडोजर घेर कर पूरा आप घेर कर तोड़वा दे रहे हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की बात नहीं है। मैं तो देखता हूं कि लगातार हो रहे हैं और सभी जातियों धर्मों के लोगों के ऊपर बुलडोजर उनके घरों पर चलाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये हो रहा है वो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र है। हम लोग लोकतांत्रिक देश में है और निश्चित तौर पर संविधान विरोधी कार्यों को करना मुझे लगता है कि बिल्कुल भी कतई जनता जनार्दन बर्दाश्त नहीं कर रही है। हाँ, अब आप चलाइए, ठीक है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपकी है। अच्छा त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए कि क्या विकास के दावों और जमीनी हालात में आपको कुछ अंतर दिख रहा है? मुझे तो लगता है कि आप खुद स्वयं देख लीजिए। आप जहां एक तरफ
2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, आज कितना रोजगार मिल गया है हमको यूपी में ही बता दीजिए, हम कहीं और नहीं जाएंगे। आज नौजवान घूम रहा है, पढ़ लिख कर MBA PhD करके वो घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। प्राइमरी के टीचर्स हो, इंटर कॉलेज के टीचर्स हो, सब बेचारे परेशान हैं। आप अभी देख रहे थे कुछ दिन पहले कि जिस तरीके से इंटर कॉलेज के शिक्षकों के वेतन रोक दिए गए थे, अभी उनको कहा जा रहा है कि आप ऐसा करिए कि परीक्षा दीजिए, पास हो जाएंगे तब तो आपको क्लियर है। जो 20 साल से पढ़ा रहा है उससे आप परीक्षा करवा रहे हैं। भाई आप कुछ नियम कानून खुद का ले आइए ना। जैसे सरकारें जो आई वो अपना नियम बनाई, वो काम कर रही है, काम की, अच्छा रहा। आप भी कुछ करिए, आप नई नौकरियां सृजित करिए। आप जो नौकरी में है उनको आप हटाने की बात क्यों करते हैं? आशीष जी, आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, प्रतिवर्ष क्या आपने नौकरी दिया है बताइए ना हमें। आशीष जी इसमें कुछ रील बनाना, इंस्टाग्राम पे नाचना, ये सब रोजगार है आप बताते हैं। आप नौजवानों को क्या दे रहे हैं? जो बीटेक करके घूम रहा है, जो MBA करके घूम रहा है, जो PhD करके घूम रहा है, क्या उसे आज रोजगार मिल रहा है? इस पर सवाल होना चाहिए। अच्छा आशीष, किसानों का कितना नुकसान हुआ है, किसानों का कितना नुकसान हुआ भारी बारिश से, आपने क्या मुआवजा दिया है? इस पर कोई चर्चा हुई क्या? नीरज जी इसमें रुकना चाहूंगा मैं। आशीष जी कुछ बोलना चाहते हैं। आशीष जी बोलिए। देखिए नीरज जी, केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार का एक वो नहीं होता है। हमारी सरकार सभी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ अग्रसर है और उनको चाहे जिस भी विधि से कौशल विकास हो, जमी योजना हो, उनसे जोड़ करके आज चाहे महिलाएं हो, महिलाओं को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, द्रोण दीदी के माध्यम से, बैंक सखी के माध्यम से आज उनको भी हम लोग आगे बढ़ाने का, आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। और आज का जो ये मॉडल है, यही मॉडल लोगों को पसंद है। कल बिहार का जो परिणाम आया है, इसके बाद भी आप लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, इससे सबक लेनी चाहिए कि कल का जो परिणाम है वो देश की जनता ने बता दिया है कि उसको मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है। मोदी जी जो कर रहे हैं उस पर उन्हें मोहर लगाने का काम किया है। ओके, मेरा अगला सवाल रहेगा विजय यादव जी से। यादव जी, आपकी नजर में विपक्ष का सबसे मजबूत मुद्दा कौन सा है जिससे बीजेपी को यूपी में सावधान रहना चाहिए? आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, आज 2022 की जो वैकेंसी थी TGT PGT की, अभी तक एग्जाम नहीं करा पाए। हर साल जब नवंबर का महीना आता है, सितंबर का डेट बढ़ जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे आज भी सड़क पर या कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजा खटखटाया जा रहा है। जो वैकेंसी निकल रही है, एक तो निकल नहीं रही, अगर इत्तेफाकन निकल गई तो एग्जाम से पहले पेपर आउट हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी, जो छोटे छोटे संस्थानों में छोटी नौकरियां थी, उनमें से पूरी तरीके से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी का जो आरक्षण है उस पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा रहा है। आज सबसे बड़ी, आज किसान की बात हमारे साथी ने कहा भी, त्रिपाठी जी ने, आज किसान इस समय जो है, खासकर प्रतापगढ़ में हम मंथन करें तो लगभग 5 लाख किसान है प्रतापगढ़ में। 5 लाख पे 4 लाख किसान ऐसे हैं जो आलू, सरसों, गेहूं की बुआई करते हैं। आप किसी भी साधारण सहकारी समिति पर चले जाइए, आपको लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, किसी को खाद और बीज नहीं मिल रहा है। राज्य की जो बीज का केंद्र है वहां पर न गेहूं मिल रहा है, न चना मिल रहा है, न सरसों मिल रहा है। और लाइनें आप देखिए, आप पेपर की कटिंग, आप मीडिया के साथी हैं, आप देख सकते हैं कि साधारण सहकारी समितियों में पुलिस लगा के लाठीचार्ज की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं अपने साथी अध्यक्ष जी से कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। इसके पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
हर किसान को कहीं लाइन नहीं लगानी पड़ती थी, उर्वरक डीएपी से लेकर के सब खाद बीज उपलब्ध हो जाता था। आज आपने 50 किलो की बोरी को 45 किलो 5 किलो उसमें भी आपने चोरी कर लिया। आप कैसा किसानों की स्थिति ये है। आप नहरों की स्थिति समझिए। नहरों में जब सिंचाई की जरूरत किसानों को पड़ती है तो नहरों में पानी नहीं होता। जब किसान की जरूरत नहीं है, मैं खासकर अपने पट्टी अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को आपको इसी में अवगत कराना चाहता हूं जो किसानों से संबंधित है। हमारे यहाँ सरसतपुर उपाध्यायपुर ड्रेन है और ड्रेन जो है उमरडीहा भदवज भरोखन होकर के और नाला बन जाता है। हमने जिला पंचायत की बैठक में लगभग 3 साल से लगातार उठा रहा हूं। 1 दर्जन गांवों में हजारों एकड़, आप अभी चले आइए, आप देखिए कि आज भी धान की वहां कटाई नहीं हो पा रही है, इसलिए पानी लगा पड़ा है। लेकिन नहरों की ना तो सफाई हुई ना नालों की हुई। अभी आपके साथी आज मैं कहीं पढ़ रहा था, पेपर में था, ढकवा जो गोमती नगर हमारा प्रतापगढ़ का बॉर्डर है, बॉर्डर पर गोमती नगर से पीली नदी निकली है, नाला निकला है। 5 साल से उसमें पानी नहीं आ रहा है और आप समझे कि उसमें झाड़ियां और घास जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक किसानों की स्थिति है, आशीष जी, नौजवानों की जी। आशीष जी को बोलने देते। देखिए पहली चीज मैं इनको भाई साहब को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा नौकरी के मामले में और समाजवादी पार्टी की चर्चा इन्होंने की, समाजवादी पार्टी के समय में किस तरीके से नौकरियां बेची जाती थी, नौकरियों के लिए मंडी लगा करती थी, एक विशेष जाति वर्ग के लोगों को नौकरी दी जाती थी। आज हमारी सरकार में पूरी पारदर्शिता, पूरी निष्पक्षता के साथ नौकरी देने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि किसी से एक पैसा भी लिया गया है, कहीं घूसखोरी हुई है। और रही बात, कभी जो पर्चा आउट हुआ है, पर्चा पहले भी आउट होता था लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज जब पर्चा आउट होता है उसके 24 घंटे के अंदर उनको जेल भेजने का काम सरकार कर रही है। और रही बात किसानों की, तो मैं इनकी खाद वाली बात से एक मिनट, मैं इनकी खाद वाली, मेरी बात सुन लीजिए। आप जब तक बोले मैंने पूरे शालीनता से सुना, सुन लीजिए, जवाब देने का अवसर आपको अभी देंगे भाई साहब। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। रही बात बीज की, बीज का पूरी तरीके से जो है वितरण हुआ है, सभी हमारे बीज गोदामों से हुआ है। खाद के मामले में मैं इनकी बात को जान रहा हूं, उसमें कुछ हमारे पास भी कंप्लेन आई है, लेकिन हम लोग उसको बात करके उसका निराकरण कराने की ओर अग्रसर हैं और जल्द ही सारी जगह खादें पूरी तरीके से मिल जाएंगी। अविनाश जी क्या बोलना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शुरुआत किया बुलडोजर की बात से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बुलडोजर जो परंपरा एक चली हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई है, तो उसके माध्यम से योगी जी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के मैसेज देना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बुलडोजर के माध्यम से बताना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर एक इत्तेफाक से बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कानून के पालन किए हुए जो कार्य करते हैं, उस पर तो सवाल प्रश्न उठता है। ये बात अलग है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में बुलडोजर जो सिस्टम है, बुलडोजर से एक अपराधियों को उधर ढहाना या अन्य चीजें, वो जाहिर सी बात है, जग जाहिर हो चुका है, बहुत फेमस है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देना होता है कि कहीं निर्दोष आदमी उसके शिकार तो नहीं हो जा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते हैं, आज के टाइम में एक देखा जाता है कि भाजपा के दौर में, वो चाहे उत्तर प्रदेश की मामला हो या फिर अन्य स्टेट की बात हो, जो सरकारी बाबू होते हैं वो कहीं ना कहीं बेलगाम घोड़े की तरह से कार्य करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा डर यह रहता है कि जो अपराधी हैं उनका घर तोड़ा जाए, उनके ऊपर बुलडोजर से प्रहार किया जाए। ये समझ में आता है, कभी इस चक्कर में एक बेगुनाह न मारा जाए, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा विषय, आपने विकास के मुद्दे को बोला, तो देखिए विकास का जो मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में दो भूमिका दिखती है। एक
विकास दिखता है जो सिर्फ खास करके फेसबुक और व्हाट्सएप और मीडिया में या चैनलों में दिखता है। लेकिन अगर धरातल पे आएंगे तो जो रोजगार है, बेरोजगारी है और जो अस्पताल की व्यवस्था है, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस दौर में सब कुछ कमी है। 2017 से अगर हम कंपेयर करेंगे इस विषय को, तो इस जाहिर सी बात है 2017 से 25 के बीच में और उसके पहले जो सरकारें रही हैं, इसमें एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन दिखा है। तो जिससे डेवलपमेंट हुई है वो काबिले तारीफ है। अब ये तो पक्ष का काम है, विपक्ष का काम है अपना अपना श्रेय लेते रहे। लेकिन इस पीरियड में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम बदला है, प्रारूप बदला है, उसमें काबिले तारीफ है, उसे हम सबको मानना चाहिए। अब आ जाते हैं जो एक लोकल मुद्दे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम देखा जाता है कि किसान का व्यवस्था। देखिए, हमारे देश की 70% आबादी आज भी किसान है और उत्तर प्रदेश में वही स्थिति है। एक आम किसान अपनी खेती बाड़ी को जो देखता है वो ये सोचता है कि हमारी हरी भरी खेत है, यहाँ से हमारा पूरा साल का चूल्हा जलेगा। लेकिन तब बहुत बड़ा तकलीफ होता है जब छुट्टा जानवर जो होते हैं उन खेत को चर लेते हैं। अब अगर इनके सिस्टम से जो आला अफसर बैठे हुए हैं, अगर उनसे सवाल खड़ा किया जाए तो वो कहते हैं कि ये रहता किसका है, किसानों का ही रहता है। चलिए ठीक है, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, योगी जी ने भी बनाया है, गौशाला खुलवाए हैं। सिर्फ वो जो कागजों पे काम कर रहे हैं उनको धरातल पे काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रही, कार्य तो कर रही, लेकिन वो कागजों तक सीमित रह जा रहा है। इस पे ध्यान देने वाली बात है। अब जरा हम अगर विपक्ष की बात करें तो जिस तरह से विपक्ष को एक स्ट्रॉन्ग भूमिका में होना चाहिए, जो कि एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक बात है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र अधूरा होता है। कहीं ना कहीं हमें विपक्ष कमजोर दिखाई देता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे वो अन्य स्टेट का मामला हो और चाहे सेंट्रल का भी मामला हो। तो आज के टाइम में ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं है, विपक्ष बहुत ही कमजोर भूमिका अपना रही है। मुझे याद है वो सारे बहुत वाकया जब वो भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी, तब एक छोटे से मुद्दे को इतने बड़े स्तर पर हाईलाइट किया जाता था कि उस समय की सत्तारूढ़ सरकार उसे करने में मजबूर हो जाती थी। लेकिन आज जब एक तरफ विपक्ष कमजोर पड़ी हुई है तो ऐसे में नहीं लगता है कि विपक्ष की कोई आवाज सत्तारूढ़ सरकार के कान तक पहुंचती है। वो अपने सिस्टम पे काम करती है, अपने चैनल से काम करती है। अब उसमें किसी का भला भी हो सकता है, किसी का अनहित भी हो सकता है। जी अच्छा नीरज जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। आपका माइक बंद है। हाँ नीरज जी बोलिए। अध्यक्ष जी भी कह रहे थे बिहार चुनाव में हम जीत के आए हैं। मैं अध्यक्ष जी से यही कहना चाहता हूं कि एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोट आपने काट दिए, 15-20 लाख वोट आपने एसआईआर में जोड़े और 5 लाख बिना एसआईआर के आपने जोड़े। वहां चोरी नहीं हुई है वोटों की, वहां डकैती हुई है अध्यक्ष जी। तो इसलिए मैं आपको बिहार के परिणाम के बारे में भी बताना चाहता हूं। दूसरा मैं ये कह रहा था कि विपक्ष की बात कर रहे हैं हमारे पत्रकार साथी, मैं आपका स्वागत करता हूं। हर मुद्दे पर लड़ाई प्रतापगढ़ में मैं कर रहा हूं, ये आपको दिखता भी होगा लगातार। और सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जिस तरीके से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप समझिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर कांग्रेस मुखर होकर सामने ना आए। पूरी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपको भी एक जानकारी ये भी होगी कि जिस तरीके से संविधान में संशोधन करके और धरना प्रदर्शन आंदोलन चक्का जाम करने पर जिस तरीके से लोगों को डिटेन और मुकदमा करने का जो गंभीर धाराओं में मुकदमा किया जा रहा है, जिससे ये पहले नहीं होता था। हम लोगों की सरकारें थी, लोकतंत्र में आवाज उठाने के लिए हम लोग किसी को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं करते थे कि उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे कर दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए, उनको जमानत तक न मिले। आज परिस्थितियां बदल गई है। पहले हम लोग भी विपक्ष में जिसकी सरकारें होती थी उनका पुतला दहन करते थे, हम लोग धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, जाम भी करते थे, आज भी हम करते हैं। लेकिन एक डर बना हुआ है कि आप अपनी बात को, लोकतंत्र नहीं रह गया है, आप अपनी बात को नहीं उठा सकते हो। आपको दबाने का काम प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आशीष जी
सुशील जी, एक चीज हम कहना चाहेंगे कि देखिए आज की जो राजनीति है एक कहीं कहीं बड़े धर्म के अंतर्गत टिकी हुई है। जिस तरह से जगह जगह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है और हिंदू तो सनातन धर्म को आगे लाने की बात चल रही है, इसका जो है पूरा फायदा भाजपा प्रयोग करती है। और ये कमी हमें कांग्रेस के दौर में दिखाई दे रही थी और भी जो सरकारें रही हैं उस समय सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर इस तरह से बोलबाला नहीं था जो सिचुएशन आज है। आज भाजपा हिंदुत्व को भली भांति रूप से प्रयोग करने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से अधिकतर स्थानों पर वो सत्ता में आती है। इसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर आप विकास की बात करेंगे तो विकास भी हो रहा है ऐसा दिखता है। ये समय की मांग हो सकती है, हो सकता है ये जो पिछले 5-6 साल में अगर देखेंगे, गौर करेंगे 2017 से उत्तर प्रदेश में जो है योगी बाबा की सरकार रही है, भाजपा की सरकार लगातार बनी हुई है। ये पिछले 5-6 साल में डिजिटल मीडिया बहुत तेजी से उभर के आया है, सोशल मीडिया बहुत तेजी से उभर के आया है और जो विकास होते हैं वो दिखते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो एक डिजिटल मीडिया भी बहुत बड़ा सहायक है इन पार्टियों के लिए। सवाल ये है कि आखिर हाँ, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जात पात से ऊपर उठने का क्यों प्रयास नहीं कर पा रही हैं? अब सपा की हम बात कर रहे हैं, सपा के एक एक बयान हमें याद रहते हैं। अब सबसे पहले लोकल से शुरू करते हैं, जहां से विजय जी बिलोंग करते हैं, पट्टी विधानसभा से। अब वहां पे आज के टाइम में सपा का विधायक है और सपा के विधायक का ऐसा मानना है, क्योंकि हमने उनसे पर्सनल बात किया था, एक बार की बात है, कि हमें कोई सवर्ण या हिंदू या सवर्ण या ब्राह्मण वोट देते नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास हमारी जो वोट है, यादव वोट है, पटेल वोट है, ये पर्याप्त मात्रा में है, जिसकी वजह से हम जीत जाएंगे। ये उनका बयान था जब इलेक्शन चल रहा था, तो हम उनका एक बार साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे थे, तो ये उनका बयान था। आप लोग क्यों धर्म और जाति पात से ऊपर उठ के राजनीति नहीं कर पा रहे हैं? आप देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण अभी आप कह रहे हैं धर्म और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अभी आप बता रहे हैं कि भाजपा के लोग हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। हम तो सिर्फ धर्म सद्भाव की बात करते हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता बने, एक मिनट मेरी बात सुनिए अविनाश जी, आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में मत बोलिए। हम सर्व धर्म की सद्भाव की बात करते हैं। इस देश को सुन लीजिए, इस देश को आजादी दिलाने में सभी वर्गों का विशेष योगदान रहा है, कोई एक वर्ग आजादी नहीं दिलाया है। एक तरह की बात मत करिए। हिंदू मुस्लिम जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, आपके चैनल पे आप प्रवक्ता न बनिए, आपके चैनल पे मैं आया हूं, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म जाति और इसकी बात मत करिए। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम सभी धर्म और जातियों को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं, हम सभी को साथ में लेके चलेंगे। देश को आजाद कराने में सभी वर्गों का योगदान रहा है, तो एक वर्ग नहीं देश को आजाद कराया है। पहली चीज। नीरज जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े क्रांतिकारी नेता भी हैं, लेकिन नीरज जी ने जो कहा कि वहां पर वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती हुई है, नीरज जी ये आपके इन्हीं कथनों का परिणाम है कि जो रिजल्ट आया है। जब आप इस तरीके से हमारे नेता को बोलते हैं, जब आपने कहा चौकीदार चोर है, उसका भी परिणाम आपको मिला, और आपने कहा वो चोर गद्दी चोर, बिहार की जनता ने आपको बताने का काम किया है। अब भी आप संभल जाइए, आपके नेता लोग संभल जाएं। जब आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने का काम करेंगे, उनके ऊपर आप उंगली उठाएंगे, तो जनता आपका यही हाल करने वाली है। आज आपकी उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है, आज आपकी बिहार में स्थिति क्या है। जिन पार्टियों को छू दे रहे हैं वो पार्टियां भस्म होने के कगार पर पहुंच रही हैं। नीरज जी, आपको, आपके नेता को इस विषय पर आकलन करना चाहिए और इस पर आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। मुझे लग रहा है देखिए, आप शायद पीछे जाके देखेंगे तो कभी केवल 2 सीट पर भाजपा रह गई थी,
आप फिर वही बात कर रहे हैं, समय का परिवर्तन है, समय का खेल है, क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन ये कभी नहीं। नीरज जी मैं फिर बताना चाहूंगा, नीरज जी मैं फिर बताना चाहूंगा, हम 2 सीट से शुरू किए थे और 2 सीट से शुरू करने के बाद आज यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन जब आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू था, दोनों हाथ में मलाई थी, आपकी जो काम करने की तरीका था, आप लोग जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे थे, लोगों का नहीं अपना भला करते थे, परिवार का भला करते थे। कांग्रेस में और कोई नेता नहीं है क्या? केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की जय होगी, हमारे नीरज भाई किसी से कम है क्या? लेकिन आप लोग एक ही परिवार का जब ये काम करते हैं, परिवारवाद की तो निश्चित रूप से जो है परिवारवाद की बात आप करते हैं। अमित शाह के सुपुत्र कौन है? आप लोग परिवार का नहीं है। नीरज जी एक राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र क्या है? परिवार नहीं है। नीरज जी हमारे का मतलब केवल यही आप 2 चीज पकड़े हैं। लेकिन आप अपने यहाँ देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे जवाहरलाल की बेटी इंदिरा गांधी के राजीव गांधी के राहुल, सोनिया गांधी के राहुल गांधी से प्रियंका गांधी, आप तो पूरी सीरीज चला रहे हैं। हम लोग तो जितना हो सकता उतना पारदर्शिता के साथ काम करने का काम कर रहे हैं। और यही समाजवादी पार्टी का आप लोगों को जितनी भी पार्टियां केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी रात और राष्ट्र का विकास कैसे इसके लिए काम कर रही है। परिवारवाद पर मत जाइए, क्योंकि आपके यहाँ भी परिवारवाद की लंबी श्रृंखला है, सबको पता है। लेकिन यहाँ जो धरातल की बात हो रही है, नीरज जी सुनिए मेरी बात। चलिए आपसे इन सब के बीच में देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में जो जनता के मुद्दे हैं वो छूट जाया करते हैं। आज भी जनता के हक का हनन हो रहा है, जो हम राजनीतिक स्तर पर विश्लेषक स्तर पर देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो। लेकिन मेरा एक सजेशन है, बिहार चुनाव को लेकर या किसी भी चुनाव के बाद में जो ईवीएम पे सवाल उठता है, बार बार सवाल उठते हैं, लेकिन ये एक चीज देखा जाता है कि कुछ पक्ष और विपक्ष वाले कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं प्रदर्शन करने को अगेंस्ट टू ईवीएम, लेकिन कुछ लोग एकदम साइलेंट मूड में चले जाते हैं। और जब वो हार जाते हैं, जब उनको शिकस्त हो जाती है, तब वो एकाएक बोलते हैं, तो वो सत्ता पक्ष इसको बना लेती है अपना हथियार कि जब आप जीते तो आप तो बोलते नहीं हो, और जब हम जीते तो आपको लगता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई और चुनाव आयोग बराबर काम नहीं कर रहा है। तो इसमें तो ये होना चाहिए कि चाहे जो दौर हो, चाहे जीते चाहे हारे, लगातार और पूरी मजबूती के साथ ईवीएम अगर गलत आपको लगता है तो उसके खिलाफ आपको बोलते रहना चाहिए। दूसरी SIR पे बात करिए ना, ईवीएम पे बात नहीं कर रहे हम। SIR पे भी बात कर रहा हूँ। SIR तो बिहार में अभी कैसे काट दिया गया? अच्छा नीरज जी मैं आपकी बात का जवाब तो काट दिया गया भैया। मैं आपकी बात का जवाब 20 लाख जोड़ा गया, फिर 5 लाख बिना SIR के क्यों जोड़ दिया गया भैया? नीरज जी मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। मान लीजिए बिहार में अभी SIR हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। आप लोगों को तो जब अपने गिरबान में नहीं रखेंगे, जब हारेंगे तो दूसरे वो भी आप बात करना शुरू कर देंगे। आप लोगों की पुरानी परंपरा है, कभी SIR को कोसेंगे, कभी ईवीएम को कोसेंगे। आप भी इसी सिस्टम में आइए ना। SIR पहले भी 2003 में हुआ है और फिर हो रहा है, यह एक सतत प्रक्रिया है, निश्चित रूप से होती रहेगी। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मतदाता होना चाहिए? क्यों नहीं हुआ भैया? नीरज जी क्यों नहीं कराया आपने? नीरज 12 वर्ष में होना चाहिए। नीरज जी देखिए, ये सब बातें 11-12 वर्षों में SIR होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, क्यों नहीं कराया आपने? नीरज जी मेरी बात सुनिए, आप सब लोग मेरी बात सुनिए। हम अपनी बातें जनता को बताने के लिए आए हैं कि जनता की प्रॉब्लम क्या है, उसको समझाना है हमें। तो अब जनता की बातें कर लें। काफी देर से हम राजनीतिक पटल पे बात कर चुके हैं, तो आप मेरी बात सुनिए। पांडे जी बोलिए। पांडे जी, अभी माननीय हमारे भाजपा के अध्यक्ष जी ने नौकरियों के सवाल पर इन्होंने कहा कि कुछ लोगों तक नौकरी चली जाती थी। हम आज नौकरी की बात कर रहे हैं, इनका दूसरा कार्यकाल है।
जब बीजेपी के साथियों से बात की जाएगी तो वो यही बताते हैं कि परिवार में कुछ लोगों को तक चला गया। मैं कहना चाहता हूं, इससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप सरकार में हैं, आप जांच करा लिए होते, आप अभी भी जांच करा लीजिए किसको नौकरी सपा सरकार में मिली। सारे व्यवस्था, सारी संस्थाएं आपके पास हैं। आप ऐसा बोल करके पल्ला झाड़ रहे हो। आज बेरोजगार रोड पर है। आज इलाहाबाद में, पूरे इलाहाबाद से आकर के गांव में कोचिंग में बैठ करके स्टडी सेंटर खुल गए हैं गांव में। उनको भरपाई 5,000 10,000 की नहीं कर पा रहा है। कोई वैकेंसी आप नहीं दे रहे हैं, न तो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और आप फिर बात की जाएगी तो कहेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ। तो आपके पास तो दूसरा टर्म है। आप क्यों प्रोपोगंडा फैलाते हैं? आप जांच करवा लें। दूसरी चीज, अभी हमारे भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में, यह भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश है कि जो केंद्र में इनको रोकने का काम किया। ये जो 400 पार करने की बात की, उत्तर प्रदेश ने रोका। और यही समाजवादी पार्टी और महागठबंधन के साथियों ने इनको हैसियत में ला दिया। और पीडीए की पिछड़े, दलित, कमजोर, पीड़ित, प्रताड़ित सारे लोगों ने एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को वोट किया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन्होंने इधर भी आज विकास की बात कर रहे हैं। और हमारे अविनाश जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर जात का आरोप आप लगा रहे हो। हमारी समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक सरकारें रही हैं। हमने लैपटॉप किसको दिया? किसी जात विशेष को दिया। लोहिया आवास किसको दिया? जनेश्वर मिश्र गांव योजना किसको दिया? कन्या विद्याधन योजना किसके लिए थी? 108 102 एम्बुलेंस किसके लिए थी? हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बनाया किसी एक जात विशेष के लिए। अरे भैया, आप ही कहा था सफाई महोत्सव किसके लिए होता था? बिजली 24 घंटे सब जगह नहीं मिलती थी। जो आपके बड़े बड़े नेता थे उनका चरण चुम्बन करने के लिए उनको 24 घंटे बिजली मिलती थी। सारी नौकरी मैनपुरी इटावा के तरफ के लोगों को ही मिलती थी। आप अपनी बात तो करिए ही मत। यही उत्तर प्रदेश था जिसको आपने पूरा अपराधगढ़ बना दिया था, अपराध से बना दिया था। आज हमारी सरकार में लोग सुरक्षित हैं, लोग दौड़ बेटियां शाम को निकल रही हैं। यही दिन दहाड़े आपकी आपका सारा विकास आप रोक पड़े हैं। विजय जी, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा।